घाटे की वित्त व्यवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे की वित्त व्यवस्था पढ़ने से पहले यदि हमने पढ़ा होगा सार्वजनिक घाटा, जो पीछे हमने पढ़ा सार्वजनिक घाटा या सरकारी घाटा, उसके अंतर्गत हमने अनेक प्रकार के घाटे का जो कंसेप्ट है उसको पढ़ा। राजस्व घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या है और राजकोषीय घाटा क्या है। तो मुख्य रूप से जो घाटा का कंसेप्ट आया वो राजकोषीय घाटा को अपनाया गया। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की रिपोर्ट 1985 में जब आई, उसके बाद ये कहा गया कि राजकोषीय घाटा ज़्यादा ऑथेंटिक है और राजकोषीय घाटे को ही कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो राजकोषीय घाटा में हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो कुल आय है और कुल व्यय है, तो कुल आय से कुल व्यय जितना ही ज़्यादा होता है राजकोषीय घाटा उतना ही ज़्यादा होता है। यानी कि कुल आय कुल व्यय का अंतर ही राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा इसलिए क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि घाटा ही होगा और सरकारों को घाटा ही होता है क्योंकि वो खर्चा ज़्यादा करती हैं। तो जब उनका सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं घाटा, सार्वजनिक घाटा या राजकोषीय घाटा। चूँकि राजकोषीय घाटा ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उसी को असली घाटा, गवर्नमेंट का असली आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाला माना जाता है। तो राजकोषीय घाटा जब होता है तो उस घाटे को कैसे पूरा किया जाता है, इसको कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। यानी कि उस घाटे को पूरा करने के लिए जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है, जो भी तरीके अपनाती, विधियां अपनाती है, उसको हम कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग। पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग केवल नए मुद्रा छापने को ही माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में सार्वजनिक ऋण को भी शामिल किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट उस घाटे को पूरा करने के लिए जिस तरीके का भी व्यवस्था करती है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी कि जो घाटा हुआ है उसकी वित्त व्यवस्था कहाँ से किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति है और उसका इनकम 50,000 है और खर्चा 70,000 हो गया, तो 20,000 खर्चे का वो कहाँ से पूरा करे। किसी उधार लेगा, अपना कोई प्रॉपर्टी बेचेगा या कुछ अपने घर के सामान को गिरवी रखेगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपने घाटे को पूरा करता है। उसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। वो व्यक्तिगत स्तर पे है, परिवार के स्तर पे है, यही लागू होता है देश के स्तर पे। सरकार का जब व्यय अधिक हो जाता है, सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कहीं कहीं से पूरा करेगी। कहीं से पूरा करेगी तो उसी पूरा करने के लिए जो विधियां अपनाती है उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। अब घाटे की वित्त व्यवस्था में कुछ स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो ज़्यादा हमें पता चलेगा, क्लियर होगा कि कैसे होता है घाटे की वित्त व्यवस्था और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसी को हम थोड़ा डिटेल में और डीप में देखेंगे। तो घाटे की वित्त व्यवस्था यहाँ पे चूँकि दिखाया गया है, घाटे की वित्त व्यवस्था को इंग्लिश में डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, हिंदी में घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। ये क्या होता है और घाटे की वित्त व्यवस्था के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट पैसा निकालती है अपने घाटे को पूरा करने के लिए। घाटे की वित्त व्यवस्था की धारणा क्या है, इसको समझेंगे। एक चक्रवर्ती कमेटी के पहले का और यानी कि एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक मॉडर्न आधुनिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था किस लिए किया जाता है, क्या उसका उद्देश्य है। घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करने का प्रभाव क्या क्या है उसको हम देखेंगे। और लास्ट में घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रबंधन या मेजर्स टू ओवरकम डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था को, घाटे को कैसे कम किया जाए ताकि कम से कम वित्त व्यवस्था। आप किसी व्यक्ति के घर का कोई संपत्ति बेच कर वो अपने घाटे को पूरा करे, पता चले कि वो सारा बेच दिया और ख़त्म ही हो गया, तो देसी बेच दो, ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। तो उसको कैसे कम किया जाए उसके कुछ उपाय हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। तो घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, या इसको एक और शब्द से जानते हैं। एक तो कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, इंग्लिश में डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक हिनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग को हिनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था से हमारा आशय उन सभी सरकारी वित्तीय क्रियाओं से हैं जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि द्वारा समग्र राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि लाती है। तो चूँकि डेफिसिट फाइनेंसिंग करने में गवर्नमेंट कई जगहों से पैसा लेती है। पैसा क्यों लेती है, क्योंकि उसको खर्च करना है या कर दिया है, तो खर्च करने के लिए पैसा लेती है। और उस जब खर्चा करती है तो मनी सप्लाई बढ़ती है, इकोनॉमी में क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी यानी कि राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि होता है, समग्र व्यय में वृद्धि होता है। एक डॉक्टर VKR राव ने कहा है कि
जब सार्वजनिक राजस्व सार्वजनिक व्यय के बीच अंतर आ जाता है तो इस घाटे की इसे घाटे की वित्त व्यवस्था या बजटीय घाटा कहते हैं। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है। बजटीय घाटा क्या परंपरागत दृष्टिकोण है। घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पैसे की आपूर्ति की जरूरत होती है और जो जिन विधियों से वो पैसे की आपूर्ति की जाती है उसको हम घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी कि जो घाटा हुआ उसकी वित्त व्यवस्था किया जाए, उसी को हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि जो व्यय था वो ज़्यादा हो गया, जो आय थी वो कम रह गई, तो उस गैप को कैसे पूरा करें तो हम कई जगहों से उसको लेंगे। तो कहाँ कहाँ से लेंगे उसको हम आगे देखते हैं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था के स्रोत, जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करती है, बहुत सारे स्रोत हैं उसके पास, अनेक स्रोत हैं। इसमें एक स्रोत है आरबीआई से उधार लेता है गवर्नमेंट। आरबीआई से गवर्नमेंट क्या लेती है? उधार लेती है। उससे पैसे, जो आरबीआई के पास पैसे हैं उनसे पैसे लेगी। ट्रेजरी बिल जमा करके 4 से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का वादा करती है आरबीआई को और वहाँ से पैसे उठा लेती है गवर्नमेंट। और कुछ नगद पैसे भी ले लेती है, अनेक तरह के फंड होते हैं तो वहाँ से भी पैसे लेती है। विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करती है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है अभी 660 अरब डॉलर के आसपास है विदेशी मुद्रा भंडार। मतलब विदेशी मुद्रा में हमारा जो भंडार है, जिस भंडार के आधार पर हमारा विदेश से लेन देन होता है, विदेश उसी भंडार को देख करके तब हमें कुछ उधार देते हैं या कुछ पैसे भेजते हैं या कुछ सामान भेजते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये कहाँ से पेमेंट करें। जब हम किसी को उधार देते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पास पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, ये दे भी पाएगा कि नहीं वापस। ठीक इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार होता है विदेशों के लिए। वो देखते हैं कि इसका विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, ऐसा नहीं कि इसके पास कुछ है ही नहीं, हम दे दिया और फंस गया। तो ये है, तो इसमें से भी पैसा इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ से तो जब पैसा लेती है तो मनी सप्लाई में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है बैंक के पास, वहाँ से लिया, भंडार में रखा है विदेशी मुद्रा, वहाँ से लिया। ये मार्केट में यानी कि इकोनॉमी में है ही नहीं है। जब ये बाजार से उधार लेती है, बाजार से उधार लेने के कई तरीके हैं इसके पास। ये तो प्रतिभूतियों को आरबीआई के थ्रू बिकवाती है। दूसरे है कि अनेक योजना चलेगी, जैसे सुकन्या धन योजना, जिसमें कह दिया कि इसमें पैसा जमा करो 5 साल बाद हम डबल देंगे। तो इस तरह का योजना चला करके पैसा लेती है। लोगों के प्रोविडेंट फंड होते हैं, भविष्य निधि, उससे पैसा ले लेती है। वो जो भविष्य निधि होता है लोगों को 20 साल बाद 50 साल बाद देना है, तब तक वो पैसा लेकर के गवर्नमेंट यूज करती है। तो प्राइवेट सेक्टर से पैसा इस तरह से ले लेती है। सेविंग्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के सेविंग्स बैंक में जमा होते हैं, उस पैसे को ले लेती है। तो इस तरह के जब पैसे लेती है गवर्नमेंट तो और प्रतिभूतियों को बेचती है, तो इससे इकोनॉमी से पैसा निकलता है और उसको खर्च करती है। तो इससे मनी सप्लाई बढ़ती है और इससे भी मनी सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि इसको भी खर्च करती है गवर्नमेंट, लेकिन इसमें इकोनॉमी से पैसा निकलता है। बॉन्ड की बिक्री करवाती है आरबीआई के थ्रू, बॉन्ड बेचवाती है, फिर वहाँ से पैसा लेती है। ये सबसे खतरनाक और सबसे अंतिम रूप में हथियार के रूप में यूज करती है। नए नोट छाप देती है। हालांकि ये कोई भी अर्थशास्त्री इसका सलाह कोई भी विशेषज्ञ नहीं देते हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी स्थिति होती है कि नए नोट छाप कर अपने घाटे को पूरा कर लो। ये ऑप्शन व्यक्ति के पास नहीं है। ये ऑप्शन व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो फिर काम धंधा बंद कर देगा, सीधे नोट छापेगा और मार्केट जाएगा, घर में आराम से ऐश करेगा। इससे पुलिस आ जाएगी, नीचे तुरंत अंदर कर देगी। ये अधिकार केवल गवर्नमेंट के पास है। तो नए नोट छाप देती है। ये आसान तरीका है लेकिन खतरनाक है फाइनेंसिंग, डेप्ट फाइनेंसिंग का, लेकिन एक ऑप्शन है ये। कोई ऑप्शन जब काम नहीं करता है तो गवर्नमेंट सीधे नोट छाप लेती है। इससे क्या होता है, सीधे इन्फ्लेशन होता है। यदि सप्लाई नहीं बढ़ी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, जो काम कर रही है वो लंबे समय बाद 10 साल 20 साल बाद सप्लाई बढ़ाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सीधे मनी इन्फ्लेशन आ जाएगा और लोगों का जो बचत वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा और अर्थव्यवस्था बहुत ही इन्फ्लेशनरी ट्रैप में फंस जाएगी, स्फीति महंगाई के जाल में फंस जाएगी। विदेशी ऋण लेती है गवर्नमेंट बाहर से, विदेशी कंपनियों से या वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है। तो ये इतने तरीके हैं जहाँ से गवर्नमेंट अपने घाटे के को पूरा करती है, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था करती है इन तरीकों से जहाँ से कर सकती है। अब इसको दो तरीके, इसके संबंध में घाटे की वित्त व्यवस्था के संबंध में दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक परंपरागत पुरानी अवधारणा ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक मॉडर्न आधुनिक अवधारणा। परंपरागत अवधारणा को हम बांट देते हैं 1985 से पहले। 1985 में जब चक्रवर्ती कमेटी ने रिपोर्ट दिया, उसने कहा कि बजटरी घाटा को हम घाटा नहीं मानेंगे, मतलब असली घाटे की स्थिति नहीं बताता है वो, राजकोषीय घाटा असली घाटे को बताता है। तो 1985 तक 50-51 से लेकर के 1985 तक तो बजटरी घाटा को एक्सेप्ट किया जाता रहा, क्योंकि बजटरी घाटा में
सार्वजनिक ऋण को शामिल नहीं किया गया था। उसमें केवल ट्रेजरी बिल को जो गवर्नमेंट आरबीआई के पास रखती है और उसके बदले अपने ज़रूरत के हिसाब से उधार लेती है, लोन आरबीआई को देती है, और आरबीआई से नकद निकासी, ये नकद निकासी आरबीआई करने नहीं देती है गवर्नमेंट को। अभी पहले भी सुनने में आया था कि कुछ पैसा गवर्नमेंट ने मांगा, आरबीआई ने मना कर दिया कि ये पैसा नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट कहती है ये पैसा हमें दे दो, हम खर्चा करें, ये करें, तो वो गलत होता है। तो आरबीआई ये नकद निकासी बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। मेन ट्रेजरी बिल से गवर्नमेंट लेती है, ट्रेजरी बिल से आरबीआई परमिशन दे देती है, क्योंकि कहती है कि इसको वापस करना है और ये ब्याज सहित वापस करना है, तो इसको ले लेती है। आरबीआई सार्वजनिक ऋण में निवल योगदान, सार्वजनिक ऋण में आरबीआई योगदान देती है। योगदान मतलब कि गवर्नमेंट का कुछ बांड वगैरह, प्रतिभूति वगैरह बेचती है, जिससे इकोनॉमी से पैसा वापस आता है गवर्नमेंट के पास। तो ये बजटरी घाटा का ये कंपोनेंट है। और 50-51 से लेकर के 1900, मतलब भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के 1985, यानी कि सुखमय चक्रवर्ती साहब जो थे, उनके अंडर में कमेटी बनी थी। सुखमय चक्रवर्ती महानुलोबिस के साथ के हैं, और जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई उसमें हमें पता है कि महानुलोबिस और का बहुत बड़ा योगदान है भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था को शुरुआत करने में। तो उसमें सुखमय चक्रवर्ती भी एक बहुत जाना माना नाम है। तो उन्हीं की अध्यक्षता में गवर्नमेंट ने 1982 में एक कमेटी बनाई जिसे सुखमय चक्रवर्ती कमेटी कहते हैं। इस कमेटी ने 1985 में अपना रिपोर्ट दिया आरबीआई को और कहा कि जो बजटरी घाटा है ये सही घाटे को व्यक्त नहीं कर रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक जो ऋण लिया जा रहा है, जो लोगों से ऋण उठाया जा रहा है, विदेशों से ऋण या आंतरिक ऋण जो लिया जा रहा है, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें हम उसको शामिल करना चाह रहे हैं और एक नया नाम देना चाह रहे हैं जिसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा कब से शुरू हुआ? 1985 से, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। तो अब हम जब भी बात करते हैं गवर्नमेंट के घाटे की, बजट घाटे की, तो हम कहते हैं राजकोषीय घाटा कितना है उसको ठीक करें। तो गवर्नमेंट पहले उसको सार्वजनिक ऋण को राजकोषीय घाटा में शामिल नहीं करती थी, उसको आय में शामिल करती थी। बजटरी घाटा में किस में शामिल होता है वो? अभी हमने जब सार्वजनिक घाटा पढ़ा तो उसमें कहाँ पढ़ा? पूंजीगत आय में शामिल करते हैं। पूंजीगत आय में शामिल कैसे कर सकते हैं? पूंजीगत आय में शामिल करें, ठीक है, लेकिन उसको माइनस में भी दिखाएं, क्योंकि वो एक घाटा है। आपने कहीं से पैसा उधार लिया है, उधार लिया तो उसको वापस देना है, वो आपका अर्जित किया हुआ या आपकी मेहनत का या आपके द्वारा कुछ उद्यम से नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसको आप घाटा में दिखाएं। आप घाटे में हैं क्योंकि आपने पैसा बोरो किया है, तो उसको इसलिए उनको लाना पड़ा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में क्या हुआ? तो राजकोषीय घाटा में अभी हम आगे इसको देखेंगे। तो अभी यहाँ पे केवल ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है कि यानी कि सुखमय चक्रवर्ती कमेटी के पहले का, यानी कि 1985 तक का, 84 तक का क्या है? तो जो बजटरी घाटा को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि लाती है, उसी को हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था क्या शामिल करना है? एक तो ट्रेजरी बिल जो जारी करती है गवर्नमेंट आरबीआई को, और आरबीआई से जो नगद निकालती है, और आरबीआई जो सार्वजनिक ऋण में सहयोग करती है गवर्नमेंट का। बस इतना ही बजटरी घाटा में शामिल था, और ये 1985 के पहले की स्थिति है, और इसी को घाटे की वित्त व्यवस्था कहा गया। घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या क्या शामिल किया गया? तो एक तो ट्रेजरी बिल से जो पैसा अर्जित करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, और जो आरबीआई से नगद निकालेगी, और आरबीआई जो सार्वजनिक ऋण में योगदान देगा, बस इतना ही। अब सेकंड कॉन्सेप्ट था मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने जो रिपोर्ट जमा किया 1985 में आरबीआई को, तो उसमें उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा मेन घाटा है। राजकोषीय घाटा में उन्होंने क्या किया? सार्वजनिक ऋण को और अन्य दायित्वों को भी शामिल किया। गवर्नमेंट के ऊपर अन्य दायित्व भी होते हैं, विदेशों को वापस करना है ऋण, वहाँ से ऋण लिया, विदेशी ऋण लिया है, पब्लिक का ऋण लिया, सुकन्या योजना चला दिया, ये योजना चला दिया, वहाँ से प्रतिभूतियों को बेच करके गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट के थ्रू पैसा उठा लिया, गवर्नमेंट पब्लिक से लोन ले लिया। तो किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ने पब्लिक को ऐसा पैसा लिया है जिसे भविष्य में देने का वादा किया है। गवर्नमेंट ने ऐसा पैसा पब्लिक से लिया जिसको उसे पब्लिक को 4 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वापस करना है, उसको उसने सार्वजनिक ऋण माना गया, और उसको बजटरी डेफिसिट में, बजट घाटा में जोड़ दिया गया। बजट घाटा में जोड़ दिया गया सार्वजनिक ऋण और अन्य दायित्वों को, और राजकोषीय घाटा निकाला गया। और इसके राजकोषीय घाटा के लिए जो जो व्यवस्था किया जाता है, राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, उसको घाटे की वित्त व्यवस्था कहा गया। तो घाटे की वित्त व्यवस्था क्या हो गया? तो एडाक ट्रेजरी बिल तो रहेगा ही, जो आरबीआई में जमा किया एक 4-5% ब्याज दर देने के लिए, वो रहेगा ही। आरबीआई से जो कैश निकाला आपने वो रहेगा।
आरबीआई ने सार्वजनिक ऋण में जो योगदान दिया वो भी रहेगा। अब जो सार्वजनिक ऋण लिया आपने देश विदेश से, जो अन्य तरह का ऋण लिया, जिस भी तरीके का पैसा, चाहे वो प्राइवेट फंड का पैसा इस्तेमाल किया लोगों का, जो हमें लोगों को वापस करना है, या उनके सेविंग के पैसे लिए, या जो शेयर मार्केट थ्रू शेयर जारी किया और प्रतिभूतियों को जारी किया और उससे जो पैसा गवर्नमेंट ने लिया, उन सारे पैसों को इसमें शामिल किया जाएगा सार्वजनिक ऋण में, और उनको भी जोड़ेंगे। यानी कि बजटरी घाटा में, बजट डेफिसिट में हम जोड़ देंगे पब्लिक डेप्ट को भी एंड अदर लाइबिलिटीज़ को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो इसमें ये विधियों से जो ये व्यवस्था किया जाता है, इसी को घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो पुराना वाला जिसमें बजटरी घाटा को ही पूरा करने के लिए जो एक तो नगद निकासी, एक आरबीआई द्वारा जो योगदान किया जाता है सार्वजनिक ऋण में, और ट्रेजरी बिल्स जो आरबीआई को देती है गवर्नमेंट पैसे लेने के लिए। तो इन्हीं को केवल ट्रेडिशनल कंसेप्ट में रखा गया, यानी कि 1985 से पहले जब चक्रवर्ती ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया था। उसके बाद 1985 से आधुनिक कंसेप्ट आया जब चक्रवर्ती ने अपना रिपोर्ट दिया, जिसमें कहा कि नहीं, जिस भी तरीके का गवर्नमेंट बोरो कर रही है मार्केट से, जिस भी वो पैसा जिसको गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल वापस करना ही है, उसको भी हम सार्वजनिक ऋण में रखेंगे और लाइबिलिटीज़ में रखेंगे, और उन सारे तरीकों को हम घाटे की वित्त व्यवस्था में रखेंगे, यानी कि राजकोषीय घाटा में रखा जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट मुख्य रूप से आए। अब घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं, किस लिए घाटे की वित्त व्यवस्था करनी है? तो जाहिर सी बात है, घाटे की वित्त व्यवस्था पहली तो यही क्लियर हो गया है कि जो घाटा उत्पन्न हुआ गवर्नमेंट को, पैसा था 50 लाख करोड़ रुपया और खर्चा कर दिया 70 लाख करोड़ रुपया, तो 20 लाख करोड़ का घाटा हो गया। उस घाटा को पूरा करना है, तो उस घाटा को पूरा करना ज़रूरी भी है। और वो क्यों करना हो, वो घाटा आता क्यों है? वो घाटा इसलिए आता है क्योंकि उसे तमाम तरीके का विकास करना होता है, अस्पताल बनाना है, शिक्षा एजुकेशन बढ़ाना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना होता है। तो देश के विकास को गति देने के लिए धन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था करनी होती है ना। मंदी काल में देश में पर्याप्त बेरोजगारी से छुटकारा पाना है तो अतिरिक्त निवेश करना होता है। किन्स का सबसे इम्पोर्टेंट ये योगदान था। किन्स ने घाटे की वित्त व्यवस्था को बहुत समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, निजी निवेशक है, वो मंदी के समय में इन्वेस्ट नहीं करता है, तो सरकार ही एक ऐसी इकाई है जो मंदी के समय में इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो लाभ कमाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करती है। तो उसको भले नोट छापना हो, वो नोट छाप करके भी उसको खर्चा करना चाहिए लोगों के ऊपर, ताकि लोगों के जेब में पैसा जाए और डिमांड को बढ़ाएं। हालांकि ये कंसेप्ट केवल विकसित देशों के लिए था, विकासशील देशों के लिए, अल्प विकसित देशों के लिए नहीं था। क्योंकि इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, इससे लोगों के तुरंत इनकम बढ़ जाते हैं, और इससे वस्तुओं की पूर्ति बढ़ने में टाइम लगता है, या वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ती है तो सीधे सीधे मुद्रास्फीति आ जाती है, और जो अल्प विकसित देश हैं वो इन्फ्लेशन ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई पूरी तरह से रहती है, केवल इफेक्टिव डिमांड नहीं रहती है। तो किन्स का जो खर्चा करने का जो बल था वो विकसित देशों की समस्याओं पर फोकस था। तो उन्होंने कहा कि खर्चा करो ताकि लोगों के जेब में पैसा जाए, तो वो मांग करेंगे तो आपका मार्केट फिर चल पड़ेगा, मांग बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के लिए रोजगार बढ़ेगा, तो ये चल पड़ेगा। तो गवर्नमेंट, हालांकि अल्प विकसित देशों में भी गवर्नमेंट इसको घाटे की वित्त व्यवस्था करके, लोन लेकर के और मुद्रा छाप करके लोगों और निवेश करती है, अनेक रोड, सड़क और हाईवे वगैरह, अस्पताल वगैरह बनाती है, खर्चा करती है, ताकि लोगों का को रोज़गार मिले और उनकी आय बढ़े। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास में निवेश के लिए धन की व्यवस्था करना। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, उसमें भी अस्पतालों का विकास करना है, अस्पताल बनाने हैं, हाईवे बनाने हैं, है ना, मशीनें बनाने हैं और दवाइयाँ बनानी है। तो अनेक तरीके का कार्य करने होते हैं। लोगों को फ्री कुछ देना है, फ्री इलाज देना है, या लोगों को सुविधा देना है, अनेक तरीके का लोगों को हेल्थ फैसिलिटी देनी है, लोगों को एजुकेशन देना है, लोगों के लिए सहायता देना, सब्सिडी देना है, उनके मुआवजा देना है, कहीं कोई बीमारी आ गई तो उनको फ्री वैक्सीनेशन, बहुत तरीके का उसका वर्क होता है गवर्नमेंट का, उसको पूरा करना होता है। आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति, युद्धकालीन व्यय, कहीं युद्ध हो गया उसके लिए व्यय, युद्धकालीन, ऐसे नहीं युद्ध होगा तभी व्यय करना होगा,
उसके लिए रक्षा सामग्री बनाना होता है, बम वगैरह, परमाणु बम और हथियार, राइफल्स वगैरह, और अनेक तरीके के सुरक्षा संबंधी हथियार बनाने होते हैं, रॉकेट बनाने होते हैं। तो उसको भी पूरा करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। देश में आधारभूत संरचना विकास करने करदाताओं को यकीन हो, जिससे करदाताओं को यकीन दिलाना आसान हो जाए कि टैक्स सही जगह खर्च हो रहा है। सड़क बनाया जाएगा, बिजली बनाया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, अस्पताल बनाया जाएगा, लोगों को हेल्थ के लिए फ्री दवाई दी जाएगी। तो इससे लगेगा कि लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो सही जगह गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं वो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट घाटे की वित्त व्यवस्था करती है। अब घाटे की वित्त व्यवस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे आय एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए में वृद्धि करने के लिए होता है। तो इसको हम चूँकि किन्स ने जो कंसेप्ट दिया कि घाटे की वित्त व्यवस्था बुरी बात नहीं है। किन्स ने कहा कि घाटे की वित्त व्यवस्था करके गवर्नमेंट को आय और रोजगार में वृद्धि, यदि देश में जीडीपी कम है, कुल उत्पादन कम है, बेरोजगारी है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए भले कर्जा लेना पड़े या नोट छापना पड़े करके, और गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इसको खर्च करके लोगों के रोजगार देना चाहिए और कुल उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। इसको एक ग्राफ के द्वारा, जैसा कि हम लोग पहले भी इसको जानते ही हैं, बना सकते हैं। ये दो भाग में हम यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किस प्रकार से उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होगी वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें कुल आय, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। इस पे हम एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, रोजगार की स्थिति क्या है। ये 45 डिग्री पे जो दिखा रहा है कुल आय बराबर कुल व्यय के, समष्टिगत अर्थशास्त्र का ये इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं। यहाँ पे C प्लस आई है, यहाँ पे C प्लस आई प्लस जी है, ठीक है। और ये रोजगार वक्र है, इसको F नाम दे रहे हैं। यदि आय यहाँ है, ठीक है, ये उत्पादन की स्थिति है, ये कुल व्यय है, C प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर एक सीधी रेखा स्केल के द्वारा खींचा जा सकता है। यहाँ पर कुल उत्पादन यह हो रहा है OY, ठीक है, OY कुल उत्पादन हो रहा है, और रोजगार का स्तर क्या है, तो ये है OM, इतना रोजगार का स्तर है। अब किसने ये कहा कि गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, तो जब गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करके पैसा लेती है, ऋण लेती है, कर्जा लेती है, आरबीआई से पैसा लेती है, नोट छापती है, तो वो व्यय करती है। तो जो अर्थव्यवस्था का इक्विलिब्रियम है, ई से खिसक कर E1 पे आ जाएगा। व्यय बढ़ेगा तो ये रेखा ये जो कुल व्यय रेखा है वो ऊपर की शिफ्ट हो जाएगी, E1 पे आ जाएगी। E1 पे उत्पादन, इसको सीधा खींचा जा सकता है, इसके से आप खींच सकते हैं। उत्पादन OY बढ़ गया, जीडीपी में वृद्धि हो गया, और गुणक के कारण जी में तो वृद्धि इतना ही हुआ, लेकिन आय में वृद्धि, ध्यान से देखेंगे तो आय में वृद्धि इससे ज़्यादा हुआ। ये आय में वृद्धि Y1 ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि गुणक कार्य करता है। गुणक जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, हमने पढ़ा रखा है। तो ई से E1 पे आ जाता है। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण अर्थव्यवस्था में एक तो उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ के OY से OY1 आ गया, OY से OY1 आ गया, और रोजगार बढ़ के OM से OM1 आ गया, रोजगार बढ़ के OM1 हो गया। तो इस प्रकार से जब सरकार जब पैसा ऋण लेती है या डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, तो अर्थव्यवस्था में एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, और समग्र आय बढ़ता है, यानी कि कुल जीडीपी बढ़ता है। तो ये हमने यहाँ पे समझा। अब घाटे की वित्त व्यवस्था के क्या प्रभाव होते हैं, इसके इफेक्ट क्या है जब घाटे की वित्त व्यवस्था नए नोट छापती है या सार्वजनिक ऋण लेती है, बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण लेती है। तो एक तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है, महंगाई में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऋण लेती है और जब उसको खर्चा करती है, तो जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, नोट छापती है या ऋण लेकर के खर्चा करती है, तो लोगों के पास तो इनकम तुरंत चला गया। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जैसे अस्पताल बन रहा है या रोड बन रहा है, तो उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या मजदूर हैं, तो उनको तो तुरंत पैसा गया। लेकिन उसका परिणाम यानी कि उत्पादन होने में तो बहुत टाइम लगता है। अब सड़क बन रहा है, सड़क से कब धीरे धीरे उसको टोल टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, तब है ना, उत्पादन तो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो इनकम है, लोगों का इनकम तुरंत बढ़ जाता है, तो खर्चा करते हैं, सप्लाई बढ़ी नहीं, इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया तो प्राइस को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इनकम बढ़ा,
इनकम बढ़ गया तो ये डिमांड को बढ़ा देगा, डिमांड को बढ़ा देगा तो प्राइस को बढ़ा देगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इससे दिक्कत होता है, और महंगाई बढ़ती है तो औसत उपभोग में कमी आती है। स्फीतिक दबाव के कारण महंगाई ज़्यादा होगी, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा होगी, तो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, उपभोग करना कम करेंगे, औसत उपभोग में कमी आएगी, आय की असमानता में वृद्धि होगी, क्योंकि खर्च करने से ज़्यादातर इनकम अमीर वर्गों का ही बढ़ता है। ठेकेदार हैं या बड़े बड़े मंत्री जी हैं या बहुत बड़े जो इंजीनियर्स हैं, उनके पैसे, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मजदूरों को तो थोड़े थोड़े मिलते हैं, तो उनकी आय बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जो अमीर है उनकी आय बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि वही प्रोड्यूसर वर्ग है, तो प्रोड्यूसर वर्ग साधनों पे कब्जे कर लेता है। तो हम जानते हैं कि दो वर्ग हो जाता है, फिर शोषण होता है साधनों का, तो असमानता में वृद्धि होती है। बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बढ़ती है तो अपने उपभोग को पूरा करने के लिए वो बचत को कम करना पड़ता है उसको, यानी कि अपने आय का ज़्यादा, क्योंकि आय C+S है, C कंजम्पशन, S सेविंग है, तो अपने उपभोग को पूरा करने के लिए वो बचत को कम करना पड़ जाता है उसको, क्योंकि उपभोग अब महंगे हो गए हैं, तो उसको ज़्यादा पैसे देकर उस वस्तु को खरीद पा रहा है, खाने पीने की चीज़ों को, तो अब बचत को वो क्या करता है, कम कर देता है अपने उपभोग को पूरा करने के लिए। तो बचत कम होती है, बचत कम होगी तो सेविंग कम होगी, बचत कम होगी तो क्या होगा, बचत कम होगी तो बचत कम होगी तो इन्वेस्टमेंट, निवेश कम होगा, तो निवेश पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ेगा, एक तो निवेश कम हो गया तो निजी निवेशक के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा, कम पैसा बचेगा, क्योंकि पैसा बचत जो था वो सब गवर्नमेंट ले लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना खर्चा पूरा करने के लिए। तो अब जब मार्केट में जो सेविंग है वो बहुत कम है, तो प्राइवेट व्यक्ति के लिए, निजी व्यक्ति हैं जैसे अंबानी महोदय हैं या जो टाटा बिरला महोदय लोग हैं, इन लोगों के लिए पैसा कम बचेगा, या और जो छोटे छोटे बहुत सारे और भी हैं, बहुत छोटे जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं वो भी बहुत हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कम पैसा बचेगा मार्केट में। तो इससे जो निवेशक हैं वो, उनका उत्साह कम होता है। दूसरा ये होता है कि जब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है तो साधनों की मांग बढ़ती है, लेबर की मांग बढ़ेगी, और जो इनपुट्स हैं, जो उत्पादन के साधन, उनकी मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो उत्पादन लागत बढ़ जाता है, तो जो निजी निवेशक हैं वो निराश होते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अब वस्तुओं को महंगा बेचना पड़ेगा, महंगा बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो ये तमाम तरीके का समस्या उत्पन्न होता है। तो ये सारे कुछ प्रभाव थे उसके। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि घाटे की वित्त व्यवस्था कम करना पड़े, गवर्नमेंट को कम लोन लेना पड़े, कम मुद्रा छापना पड़े, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हम अपना, हमारा इनकम 50,000 हम 70,000 खर्चा करते रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। 20,000 लोगों से इधर मांगते रहें, उधर मांगते रहें, अपना संपत्ति बेचते रहें, घर में जो सोना है उसको बेचते रहें, गिरवी रखें, या जो सामान है, खेत है, उसको बेचें, तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, तो राजकोषीय घाटे को कम करें, यहाँ घाटा है, राजकोषीय घाटा को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। इसके लिए क्या करें कि अपने व्यय को कम करें, खर्चे को कम करें, और उसको धीरे धीरे कम करें, क्योंकि राजकोषीय घाटा ही मेन होता है गवर्नमेंट का, जो दिख जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ पे स्थित है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट का असली चेहरा वहीं दिख जाता है राजकोषीय घाटे में। या जीडीपी के कभी कभी 7 से 8% पहुँच जाता है, 9%, तो ये अच्छी बात नहीं, इसको 5% से नीचे लाना पड़े, जीडीपी के 5% से नीचे लाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा होता है। राजस्व बढ़ाए, गवर्नमेंट टैक्स चोरी को कम करे और लोगों को प्रोत्साहित करें टैक्स देने के लिए, टैक्स चोरी को किसी तरह से रोके, लोग टैक्स चोरी ना करें, नए टैक्स का उद्घाटन करें। हालांकि ज़्यादा टैक्स लगाने अभी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं और हमारे कमाई से गवर्नमेंट कह रही है कि हमें इतना लाओ टैक्स दो, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और लोगों के काम करने की इच्छा पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग होपलेस होते हैं, मेहनत करना फिर बंद करते हैं कि हमें टैक्स ही देना था, हम क्यों काम करेंगे, इससे अच्छा हम बिना काम करें, हमें भी फ्री राशन मिल ही रहा है, उसी को खाएं बैठे रहें, तो ये ठीक बात नहीं होती है। तो राजस्व बढ़ाने पे कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। कैसे, तो टैक्स चोरी रोके, और अनेक तरीके का अस्पताल और कंपनी खोले, उद्योग खोले। यहाँ उल्टा होता है, गवर्नमेंट बेचती है, एयरलाइंस बेचती है, रेलवे बेचती है, नहीं, गवर्नमेंट को 3 चीज़ों पे तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक तो हो गया एजुकेशन, एक हो गया हेल्थ, एक हो गया क्या, तो सिक्योरिटी, सुरक्षा। एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही आय की असमानता और देश के जो स्थिति है उसको ठीक कर सकती है, तो एजुकेशन गवर्नमेंट को ज़रूर अपने हाथ में रखना चाहिए, इसको प्राइवेट नहीं करना चाहिए। हेल्थ, स्वास्थ्य सुविधाओं को
ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो इसको गवर्नमेंट को निजी क्षेत्र में इस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट को रखना चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए और ये सब चीज़ें खोलनी चाहिए। और सिक्योरिटी, सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का थ्रेट ना मिले। साइबर सुरक्षा, आजकल कितना फ्रॉड चल रहा है, लोगों को साइबर अरेस्ट करके और कितना अपने खाते में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अपने खाते में उसका पैसा कितना मेहनत करके कमाया रहता है उसको लोग लूट ले रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी, किसी भी तरह का सिक्योरिटी गवर्नमेंट को करना चाहिए। और ये तो मुख्य, ये इससे तो गवर्नमेंट को हटना ही नहीं चाहिए, इसको अपने हाथ में रखना चाहिए और इस पर पूरा फोकस रहना चाहिए, टाइट रखना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को रोज़गार बढ़ाने के लिए प्राइवेट तमाम तरह के उद्योग धंधे भी चलाना चाहिए। एयरलाइंस और बड़े सीमेंट के फर्म या सरिया स्टील फर्म, जो बड़े फर्म है, इसको गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए ताकि रोज़गार भी बढ़े और देश में उत्पादन बढ़े। इससे अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है, जैसा कि कम्युनिस्ट स्टेट करते हैं ज़्यादातर, तो वो ठीक करते हैं मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ें रखना चाहिए। तो इससे ये होगा कि गवर्नमेंट को पैसे भी आएंगे। जैसे एजुकेशन है तो फीस रखेगी गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फीस आएगा। हेल्थ है तो हेल्थ से भी अस्पतालों में फ़ीस मिलता है, गवर्नमेंट को पैसे आएंगे। सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी में फ़ाइन वगैरह लगते हैं, है ना, जुर्माना वगैरह लगता है, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। यहाँ पैसे का भी स्रोत बनता है। और टैक्स चोरी, सबसे पहले जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं ईमानदारी से वो टैक्स दें, तो इससे राजस्व बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को कम से कम घाटा होगा। व्यय को युक्त संगत बनाया, फालतू नहीं कहीं भी गए और घोषणा कर दिया कि सबको 2-2 लाख रुपए देंगे, या कहीं गए हम भत्ता देंगे, सभी किसानों को देंगे, पैसे देंगे, बांटेंगे। तो इससे फिजूल खर्ची बढ़ती है और इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। तो खर्चा वही होना चाहिए जो उत्पादन से संबंधित हो। जैसा मैंने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री लगा दो, वहाँ लोगों को रोज़गार दो, है ना, कोई स्टील उद्योग लगा दो, कोई और फर्म लगा दो, सड़क बनाइए, हाईवे बनाइए, या बिजली का प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और उत्पादन बढ़े। ठीक है। तो ऋण प्रबंधन की नीतियाँ, रणनीति बनाइए, ऐसे ऋण प्रबंधन की रणनीति बनाइए जिससे अर्थव्यवस्था में विकास हो और वो ज़्यादा अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब ना करें। दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार करें, जो भी जहाँ भी गड़बड़ी है, रोड गड़बड़ है तो उसको ठीक करें, कृषि क्षेत्र में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें, है ना, निर्माण क्षेत्र में गड़बड़ी उसको ठीक करें, होटल्स वगैरह में गड़बड़ी है, बैंकिंग सेक्टर में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें, ताकि बैंक वगैरह, अब कोई ऐसा नहीं कि कोई अनेक तरीके के लोग बैंक को लूट के भाग जाते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड किए जाते हैं, लोग पैसा लेकर के और चले जाते हैं। तो इसको सुधारना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था कम से कम करनी पड़े, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा राजस्व के रूप में मिल जाए और उसको सही जगह इस्तेमाल किया जा सके। तो ये बहुत सारे जो उपाय हैं, इसको अपना करके गवर्नमेंट अपने खर्चे को मैनेजमेंट कर सकती है, घाटे की वित्त व्यवस्था को ठीक कर सकती है। तो ये था घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, जिनको इसकी ज़रूरत है उनको भी मिल पाएगा ये। और इसको ठीक से देखें, एक बार नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी।